हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने बिहारी के बारे में पढ़ा था और उनके बारे में जाना था। आज हम करेंगे उनकी काव्य से संबंधित विशेषताएं। तो बिहारी जो है वो हिंदी साहित्य के एक बहुत ही जाज्वल्यमान नक्षत्र हैं। वे एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने केवल एक ग्रंथ लिखकर ही रीतिकाल में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर लिया। दोहे जैसे छोटे छंद में उन्होंने एक साथ अनेक भावों को बोल दिया और साथ ही भाव और शिल्प दोनों ही दृष्टियों से उनका काव्य जो है वह महान है। और केवल भारतीय विद्वानों ने नहीं बल्कि पाश्चात्य विद्वानों ने भी उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की है। जैसे कि ग्रेसन लिखते हैं कि बिहारी लाल हैज़ बीन कॉल्ड द थॉमसन ऑफ इंडिया। इसके अलावा बिहारी जो हैं वो जयसिंह जयपुर नरेश जयसिंह के दरबारी कवि थे और उनके वो जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और उन्हें ही अपने दरबार में उन्होंने बहुत सम्मान से रखा था। और बाद में बिहारी जो है भक्ति और वैराग्य की ओर अग्रसर हो गए और उनका दरबार छोड़कर वृंदावन चले गए। तो इनकी जो जो इनकी काव्य संबंधित विशेषता है उनमें सबसे पहला जो इनकी विशेषता आती है वो यही है, गागर में सागर भरना। बिहारी गागर में सागर भरने के लिए विख्यात है। गागर में सागर का अभिप्राय है कि बिहारी ने कम से कम शब्दों में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बात कह दी है। यानी कि दोहा जैसा बहुत ही छोटा छंद, लेकिन उसमें इतने सारे उन्होंने भाव भर दिए कि वो देखते ही बनते हैं। इसलिए उनके लिए कहा जाता है कि बिहारी जो है वो गागर में सागर भर देते हैं। यानी कि दोहे जैसे छोटी सी गागर में उन्होंने पूरा का पूरा भावों का सागर भर दिया है। अगला जो आता है उनका वो है श्रृंगार वर्णन। उनका श्रृंगार वर्णन अपने आप में अद्भुत है, अद्वितीय है। उन्होंने राधा कृष्ण के सौंदर्य का चित्रण किया है तो कहीं नायक नायिका के मिलन प्रसंगों, नायिका के अंगों, विविध मुद्राओं और बहुत सारे हाव भावों का उन्होंने चित्रण जो है बहुत ही अनुपम ढंग से किया है। नाक्षिक वर्णन की परंपरा का पालन करते हुए बिहारी ने ऐसे अनेक रसपूर्ण दोहे लिखे हैं जो उन्हें श्रेष्ठ श्रृंगारी कवि घोषित करते हैं। जैसे कि एक दोहा हम यहाँ पे बताना चाहूँगी मैं कि कहत नतत रीजत कीजत मिलत खिलत लजियात भरे भोन में करत है नैन ही सो बात। तो इस प्रकार एक ही छोटे से दोहे में इन्होंने बहुत सारे भाव भर दिए हैं, बहुत सारे इन्होंने श्रृंगार की लगभग सभी बातों को इन्होंने इस एक दोहे में कह दिया है। इसके अलावा वियोग श्रृंगार के भी इन्होंने बहुत सारे चित्र खींचे हैं, जैसे कि राधा कृष्ण से संबंधित, कुछ नायक नायिका से संबंधित, किंतु ऐसे प्रसंगों में विरह की जो तीव्रता है वो प्रदर्शित करने के लिए प्राय अतिशयोक्ति का सहारा लिया गया है। उन्होंने बहुत ज़्यादा अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन कर दिया है। नायिका की विरहपूर्ण स्थिति का एक चित्र जो है वो इस प्रकार से देख सकते हैं, हम एक उदाहरण देख सकते हैं कि हो ही बोरी विरह बस के बोरो सब गाँव कहा जानी है कहत ससई सीत कर नाव। तो इस विरह की स्थिति में नायिका को शीतल चंद्रमा विजय जो है कष्ट दे रहा है। तो इस प्रकार से बहुत ही ज़्यादा अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन इन्होंने कर दिया है। नेक्स्ट हमारा विशेषता जो है कि वो है प्रकृति चित्र। श्रृंगार में बिहारी ने प्रकृति के विविध मनोहारी चित्र अंकित किए। उन्होंने स्वतंत्र रूप से भी प्रकृति का चित्रण किया है। मुख्यतः उन्होंने प्रकृति का आलंबन, उद्दीपन और अलंकारिक रूप में साथ ही उपदेशात्मक रूप में वर्णन किया। यानी प्रकृति के हर एक मान को उन्होंने प्रयोग किया, चाहे वो आलंबन रूप हो, उद्दीपन हो, अलंकारिक हो और उपदेशात्मक रूप में, हर रूप को उन्होंने अपने काव्य में स्थान दिया है। अगला आता है नायिका भेद निरूपण। नायिका भेद निरूपण रीतिकाल में ये बहुत ज़्यादा कहना चाहिए कवियों ने लिखा है और बहुत पहले से उनका एक तरीके से परंपरा चली आ रही है नायिका भेद वर्णन करने की। तो बिहारी ने भी नायिका भेद वर्णन की परंपरा का पालन किया है और नायिका भेद से संबंधित जितने भी प्रसंग हैं उन्होंने उसको अपने काव्य में दिखाया है। और अनेक साथ ही बिहारी ने नायिकाओं का भेद भी किया है। नायिकाओं के उनके भेदों का अच्छी तरह से वर्णन किया है और जैसे कि उन्होंने भेद किए हैं मुग्धा नायिका, प्रौढ़ा नायिका, कनिष्ठा, नवोढ़ा, स्वकीया, परकिया, स्वाधीन पतिका, अभिसारिका आदि। तो उनका जो नायिका भेद है ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और बहुत ज़्यादा मान्य भी है। अगला आता है कल्पना की समाहार शक्ति। कल्पना की समाहार शक्ति ये तो बिहारी के काव्य की विशेषता बहुत ही मुख्य है। बिहारी के काव्य में कल्पना की समाहार शक्ति विद्यमान है।
दोहे जैसे छोटे से छंद में अधिक से अधिक भावों को गूंथने के लिए इस गुण का होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि बिहारी जो हैं इस कार्य में सिद्धहस्त हैं, इसीलिए उनके लिए इस विशेषता को यानी कि कल्पना की संहार शक्ति को उनके लिए माना जाता है। साथ ही ये भी कहा जाता है कि उन्होंने बहुत ही कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कहने की जो काम किया है उसमें पूरी तरह से वो सफल हुए हैं कि कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने कुछ उनकी काव्य में कुछ कमी लगती है। वो बस उन्होंने जो लिखा वो हिंदी काव्य साहित्य का एक अनमोल रत्न बन गया। उन्होंने संयोग और वियोग के प्रसंगों में बिहारी ने इस गुण का जो प्रयोग किया है वो अद्भुत है, अतुल्य है। इसीलिए जो बिहारी है वो हिंदी साहित्य के एक अनमोल रत्न माने जाते हैं। नेक्स्ट हमारा सूक्ष्म पर्यवेक्षण शक्ति। तो सूक्ष्म तथ्य भी बिहारी की दृष्टि से बच नहीं पाया है। यानी कि कितना भी सूक्ष्म भाव क्यों ना हो, बिहारी ने उसे अपने काव्य में स्थान दिया है। आंतरिक सूक्ष्म भावों की अभिव्यक्ति में उन्हें बहुत सफलता मिली है। जैसे कि नायिका के झरोखों से झांककर चले जाने का कितना स्वाभाविक वर्णन कवि ने किया है। जैसे एक हम उदाहरण में देख सकते हैं, सटपटाती से शशि मुखी मुख घूंघट वट ढाकी, पावक झरसी झमकी के गई झरोका झांकी। मतलब एक छोटा सा भाव की नायिका जो है वो झरोखे में आकर झांक के गई, इस जरा से भाव को भी उन्होंने अपने काव्य में स्थान दिया। तो कहने का मतलब है कि सूक्ष्म से सूक्ष्म भाव भी उनकी दृष्टि से बचे नहीं है। अगला आता है उक्ति वैचित्र्य। उक्ति वैचित्र्य उक्ति वैचित्र्य में तो जैसे बिहारी सिद्धहस्ती है। बिहारी की उक्तियों में एक बहुत ही अनुपम प्रकार की विचित्रता है, जिससे उनके दोहों में सरलता, अनुपम आकर्षण और विलक्षण चमत्कार उत्पन्न हो गया। और ऐसे बहुत से स्थलों में अर्थ गांभीर्य भी दृष्टिगोचरित होता है। यानी कि उक्ति वैचित्र्य में वो इतने सफल हुए हैं कि कहीं से भी भाषा और उनका जो भाव है वो क्लिष्ट नहीं दिखाई देता। बहुत ही सरल तरीके से उन्होंने उक्ति वैचित्र्य के माध्यम से अपनी बात को जो है सहृदय तक पहुंचा दी। और इतना वर्णन जो है उनका इतना सरल है, इतना सहृदय को बांधने वाला है कि वो कहीं और किसी और के काव्य में दृष्टिगोचर नहीं होता। अगला आता है सूक्ति प्रयोग। सूक्ति प्रयोग तो बिहारी लाल ने नीति संबंधी सूक्तियों का प्रयोग भी बहुत प्रचुरता से किया है। स्वर्ण का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि लोग धतूरे को तो खाकर पागल होते हैं, परंतु स्वर्ण को खाकर भी पागल हो जाते हैं। तो एक तरीके से उन्होंने सूक्तियों का प्रयोग करके जो लोग हैं उन्हें बताने की कोशिश की है कि किस प्रकार से क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मतलब सूक्तियों का भी प्रयोग उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से किया है। एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि पिछले 1000 वर्ष की काव्य निधि में से यदि हम 10 श्रेष्ठ ग्रंथों को चुनना चाहें तो उसमें बिहारी सत्से का नाम अवश्य ही आएगा। उनकी इतनी मतलब एक ही रचना उन्होंने लिखी और उस एक रचना में उन्होंने बस 719 दोहे लिखे। इन 719 दोहों में उन्होंने जितनी भी भाव लिखे, जितने भी भाव लिए हैं, जितनी भी उक्तियाँ ली हैं, जितना भी नायिका भेद वर्णन लिया है, प्रकृति चित्रण लिया है, ये श्रृंगार वर्णन लिया है, वो अनुपम है, वो अतुल्य है, उसका वर्णन कहीं नहीं किया जा सकता। वो आज भी इतनी रसपूर्ण है कि ऐसा लगता है कि बिहारी के दोहे रस की छोटी छोटी पिचकारी है। तो ये सब जो उक्तियाँ हैं ये बिहारी के लिए कही गई हैं, जैसे उनके दोहे रस की छोटी छोटी पिचकारी हैं, या बिहारी का जो काव्य है वो गागर में सागर भरने का कार्य करता है। तो उनके लिए इतनी टीकाएँ आज तक प्रकाशित हो चुकी हैं कि ऐसा लगता है कि बिहारी के जो दोहे हैं उनका आकर्षण कहीं कम होता नज़र नहीं आ रहा है। विद्वानों को एक एक दोहे के अनेक अर्थ लगाने पर भी संतोष नहीं होता, क्योंकि बिहारी ने अपनी गागर में जो सागर भर दिया है उसको कोई भी पूर्णतया व्यक्त नहीं कर सकता, उसकी कहीं था नहीं है। संभवतः इसी आधार पर पंडित पद्म सिंह शर्मा ने लिखा था कि बिहारी के दोहों के अर्थ गंगा की विशाल जलधारा के समान है, जो शिव की जटाओं में तो समा गई थी, परंतु उससे बाहर निकलते ही वे इतनी असीम और विस्तृत हो गई कि लंबी चौड़ी धरती में भी सीमित न रह सकी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बिहारी लाल के जो दोहे हैं वो अपने आप में एक पूरा सागर समेटे हुए हैं।
उसमें इतने भाव हैं कि जो आगे के कवि हैं वो उसमें इतनी टीकाएँ लिख चुके हैं, लेकिन उसमें भी उन्हें संतोष प्राप्त नहीं होता। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में इससे आगे मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।